हमारे लिए ये अत्यंत गर्व और सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। आपकी अनुभवी नेतृत्व क्षमता और गवर्नेंस में सुधार हेतु आपकी दूरदर्शिता ने देश के प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा प्रदान की है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप इस क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करें। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, मेरा सौभाग्य कि वो हमारे बड़े पुराने परम मित्र भी हैं। हमें अवसर रहा संसद में इकट्ठे रहने का, फिर मंत्री परिषद में भी हम इकट्ठा बैठते रहे और हमारे बीच में से एक साथी आज रायपुर में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन है। ये व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए हर्ष और संतोष का विषय भी है और गर्व का विषय भी। और साथ ही साथ ये भी देख करके अभी 1 वर्ष से भी कम अवधि काल में जिस प्रकार से प्रगति हुई है, तो सही माने में माननीय विष्णुदेव साय जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की परिभाषा है, उसको सुचारू रूप से धरती पर उतारने का कार्य किया है। इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र भी हैं और बधाई के पात्र भी हैं। उनके साथ बैठे हुए हमारे मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, राहुल भगत जी, दिल्ली से मेरे साथ आए हुए पुनीत यादव जी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के प्रमुख अधिकारीगण, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए उच्च अधिकारीगण, प्रतिनिधिगण, देवियों सज्जनों, मैं नहीं जानता कि मैं यहां मेहमान हूं या मेजबान हूं। वैसे तो मुख्यमंत्री जी वॉज वेरी काइंड, उन्होंने मेरा अभिनंदन किया, मुझे बुके भी दिया, परंतु आयोजन में थोड़ी बहुत भागीदारी चूंकि मेरे विभाग की भी है, तो इसलिए जहां आपने हमारा स्वागत करके बड़े विनम्र ढंग से हमारा मान बढ़ाया है, वैसे ही मुझे लगता है कि मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं इस 2 दिवसीय गोष्ठी में आपका अभिनंदन करूं अपने विभाग की ओर से। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के इस तरह से गोष्ठियां आयोजित करने का एक विचार आया, इसके पीछे की भी एक छोटी सी कथा है। शायद कुछ लोगों को स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय के बाद सन 2014 में अनौपचारिक तौर पर एक बार हम बैठे थे, तो मोदी जी ने ये कहा कि क्या हम भारत सरकार को विज्ञान भवन से बाहर निकाल सकते हैं। और सुनने कहने में बात बड़ी साधारण थी, लेकिन बहुत दिनों तक वो मेरे मस्तिष्क में विश्लेषण का विषय रही। और फिर हमने सचिव महोदय से कहा कि ये जो हम यहां पर गोष्ठियां करते हैं वर्ष में 1 बार 2 बार, तो यदि हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के करें तो मुझे लगता है कि अधिकतर सरकार में फाइनेंसेस की दुविधा रहती है, वो भी नहीं रहेगी क्योंकि राज्य सरकार भी उसमें सहयोग करेगी, और जो आप भिन्न भिन्न अधिकारियों को बुलाते हैं और उसका जो खर्चा है वो वैसे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस उतनी ही रहेगी। तो हम ये प्रयोग करें तो कैसा रहेगा। और मुझे आपसे ये बात साझा करते हुए बहुत संतोष होता है कि गत 8, 9 या 7 वर्षों में देश का कोई राज्य नहीं जहां हम नहीं पहुंचे और दूर दूर तक पहुंचे। उत्तरी सीमा में लेह में इस प्रकार की गोष्ठी हुई, लद्दाख में, श्रीनगर में हुई, जम्मू में हुई, कटरा वैष्णो देवी में, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रतिनिधि ऐसे थे जो चाहते थे कि कटरा वैष्णो देवी में, क्योंकि उसके साथ साथ उनको ये रहता है कि साहब यात्रा पे भी वो आते हैं। और जब हम पूर्वोत्तर गए तो मैंने सचिव महोदय से कहा कि अधिकतर पूर्वोत्तर
की औपचारिकता हमारे अधिकारीगण और हम सब भी गुवाहाटी का चक्कर लगा करके समाप्त कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सही मायने में पूर्वोत्तर जाएंगे। हम ईटानगर पहुंचे और सचिव महोदय आज श्रीनिवासन जी किसी कारणवश आज हमारे बीच में नहीं है, अकस्मात उनका स्वास्थ्य जरा बिगड़ गया और 35 वर्ष हो गए उनको भारतीय सरकार में अपनी सेवाएं देते हुए। उनके समेत ऐसे बहुत से अधिकारी थे जो पहली बार ईटानगर गए थे। तो मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए भी एक बड़ा अनुभव का विषय रहा। इसी प्रकार हम आंध्रा भी गए, तेलंगाना भी गए, तमिलनाडु भी, कर्नाटक भी, गोवा भी, महाराष्ट्र भी। और जब अब की बार ये प्रश्न आया कि अगली गोष्ठी कहाँ हो, तो 2-3 राज्यों की उन्होंने बात की, भुवनेश्वर में भी जाने की बात हुई। तो मैंने कहा कि नहीं, हम इस बार रायपुर जाएंगे। और उसमें एक व्यक्तिगत लालच ये भी था कि इसी बहाने विष्णुदेव साय जी के साथ मंच साझा करने का अवसर रहेगा। और पिछले 2 दिनों के अनुभव से मैं ये कह सकता हूं बड़े विश्वास के साथ कि जिस प्रकार का सहयोग राज्य सरकार से हमें मिला है, लगता है हमारा विभाग बार बार यहीं पर इसी प्रकार की गोष्ठियां करने की योजना बनाता रहेगा। अब जहां तक सुशासन का संबंध है और जो मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भिन्न भिन्न सुशासन के प्रावधान लाए गए हैं या प्रशासनिक सुधार के, तो आपको जिन्होंने गुजरात में उनको मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए देखा होगा, बहुत सी ऐसी गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस थी जो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में भी लागू की थी। उन्हीं का अनुसरण जब वो केंद्र में आए होने लगा। और जिस प्रकार का उल्लेख अभी राहुल जी कर रहे थे कि 48 घंटे बिताए सभी ने एक साथ मिलकर के, यही प्रयोग शिविर, एक चिंता शिविर के नाम से मोदी जी ने प्रारंभ किया था, जिसे बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने तो अब हमने उसको केंद्र में भी पिछले 2 वर्षों से शुरू करने का प्रयास किया है, भिन्न भिन्न विभागों और विभिन्न मंत्रालयों में। और ये जो इस प्रकार की गोष्ठियां हो रही हैं, इसमें एक तो एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस होता ही है, जैसे अभी आपको बताया गया। एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत भी एक संपर्क रहता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक काडर और दूसरे काडर के अधिकारियों को एक दूसरे के साथ परिचय का अवसर नहीं रहता। और मैं श्रीनिवासन जी से कह रहा था कि इसी बहाने आप देश के हर एक राज्य में हर एक मुख्य सचिव के मित्र बन चुके हैं, क्योंकि जब वो गोष्ठी की योजना बनती है और उसकी व्यवस्था करने में 2-3 महीने लगते हैं, तो इनका पत्र व्यवहार शुरू हो जाता है, फिर फोन पर बातचीत होती है और धीरे धीरे एक व्यक्तिगत संबंध भी बनता है। उसके अतिरिक्त हमने एक और प्रयोग शुरू किया था, वो यहां पर भी लागू करेंगे क्योंकि आज सचिव ना आ सके। कपलिंग ऑफ स्टेट्स हमने किया था कि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जिनकी एक समान समस्याएं होती हैं और एक समान उन्होंने समाधान भी ढूंढे होते हैं, या एक प्रदेश ढूंढ चुका होता है, दूसरे ने अभी नहीं ढूंढे होते, वो उसके लिए अभी खोज कर रहा होता है। तो हम उसको दोनों को जोड़ सकते हैं और ये व्यवस्था कर सकते हैं और हम उसके लिए कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, को एक दूसरे के साथ उस प्रकार का एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बना करके या इस प्रकार का समन्वय बनाए रखे। उदाहरण के तौर पर आज से कोई 4 वर्ष पूर्व हमने कपलिंग की जम्मू कश्मीर की, पौंडीचेरी और तमिलनाडु के साथ, कि दोनों के पास पानी को साफ रखने की, जो बहते पानी को साफ रखने की समस्या थी, वहां जल ढील का था। और इसी प्रकार मणिपुर में भी एक झील थी। केंद्र से जितना पैसा जाता उतनी झील और गंदी होती जाती, तो नामालूम वो सफाई के नाम पर पैसा कहा जाता। तो हमने उसकी कपलिंग की पौंडीचेरी में, जहां पर उन्होंने समुद्र तट को सफाई करने का बड़ा अभियान शुरू किया था, विशेषकर जब वहां पर उपराज्यपाल तमिलसाई आई, और इसी प्रकार तमिलनाडु। तो एक दूसरे को अनुभव साझा करने का भी अवसर रहा। उस प्रकार का भी प्रयोग हम यहाँ की जो भिन्न भिन्न पिक्युलैरिटीज है, विशेषताएं हैं, उसको देख करके कर सकते हैं। और जहां तक प्रशासन का ताल्लुक है, जैसा कि अभी राहुल कह रहे थे, if the ultimate objective is to bring ease of living in the life of a common citizen,
तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि अक्सर जब भी कोई सरकारी अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाता है या जो मंत्री पद से छूट जाता है, तो फिर ये कहानियां सुनाता है अपने बच्चों को, अपने साथियों को कि मेरे जमाने में ये हुआ, मेरे जमाने में ये हुआ, मैंने ये कानून लाया, मैं था तो ये करता था। उसको अच्छा लगता है, चाहे सुने कि ना सुने, आजकल तो बच्चे भी नहीं सुनते, लेकिन वो कहानीकार जरूर बन जाता है और उसको अच्छा लगता है। वो ऐसे लगता है कि जैसे मैंने किया ऐसे ना मेरे से पहले किसी ने किया, लेकिन ना किसी ने आगे किया। लेकिन मैं लाइटर वेन में ये कह रहा था कि हम सब के लिए, जो हमारी टोली है, उसके लिए कहानी ये सुनाने को होगी कि हमने कुछ नहीं किया, हमने 2000 नियम कानून समाप्त कर दिए और इसमें मोदी जी का हमें सहयोग रहा, प्रोत्साहन रहा, क्योंकि ये कोई सरल कार्य नहीं था। ऐसे नियम जो समय के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि कहीं कहीं राज्यों में यहां इस प्रकार के भी नियम लागू नहीं किए या इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया, वहां पे भी किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर सरकार बनने के 2-3 मास के भीतर ही सन 2014 में हमने वो अंग्रेजों के समय से आ रही थी वो कुरीति कि आप अपने गेस्टेड अफसर से दस्तावेज अटेस्ट कराइए, और जिस परिप्रेक्ष्य से मैं आता हूं वहां पर तो ऐसा हो जाता था कि 9वीं कक्षा में जब वो कहा जाता था कि गेस्टेड अफसर से आप अटेस्टेशन कराओ, तो हमने कभी देखा नहीं था गेस्टेड अफसर। तो हम कल्पना में सोचने लगते कैसा दिखेगा, 2 नाक होंगे, 3 आंखें होंगी, वो प्राणी कहां मिलेगा। और वाकई ये घटना मेरे साथ घटी। 11वीं कक्षा में मुझे किसी परीक्षा के लिए जाना था और मुझे समझना है कि क्या, तो एक कुछ हमारे नागरिक होते हैं जैसे कहते हैं गुड स्मारिटन्स, तो आए, बोले भाई ये तो, हम भी बड़ी कम उम्र थे कि भाई हमें सारे आप अपना फाइल दे दो, हम आपको शाम को लौटा देंगे ये अटेस्टेशन करवा करके, लेकिन तुम्हारे 5 रुपए लगेंगे। और हमारे पास 5 रुपए नहीं थे, वो एक मित्र ने दिए। लेकिन उससे ये समझ में आया कि ये तो अनअवॉइडेबल चीज है, और जब मोदी जी के आगे ये बात रखी तो एक क्षण ना लगा, इस नियम को समाप्त कर दिया गया। और जब इसकी घोषणा की तो मीडिया में से किसी ने पूछा कि क्या हो कि मैंने अगर कोई अपने जाली सर्टिफिकेट लगा दे, तो मैंने कहा कि नहीं, इससे एक संदेश जाएगा देश के कोने कोने में कि अब मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार है जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने देश के नौजवान पर विश्वास कर सके। और यकीन जानिए आज तक कभी कोई इस प्रकार का किस्सा वाकया सामने नहीं आया। इसी प्रकार सन 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी ने लाल किले से एक बड़ा प्रश्नात्मक विषय रखा। उन्होंने कहा कि क्या ये संभव है कि हम सरकारी नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त कर दें। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारे विभाग ने 3 मास के भीतर उस एक्सरसाइज को मुकम्मल किया। 1 जनवरी 2016 से हमने ग्रुप बी, ग्रुप सी के पदों के लिए इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए, ताकि पक्षपात ना हो, भाई भतीजावाद ना हो, और कहीं कहीं लेन देन की शिकायतें आती थी उनसे भी मुक्ति प्राप्त कर ली है। और ये कार्य इतने सरल नहीं रहते, खासतौर से जो राजनीतिक प्रशासन होता है, जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होती है। जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमारे अपने कार्यकर्ताओं ने देश भर से फोन किए कि साहब क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को कहां एडजस्ट करेंगे। तो मैं कभी अपने लोग कहां हैं, वो जो दूसरे हैं वो अपने नहीं है क्या। और मुझे अभी ये अनुभव आया, और मैं अपने राजनीतिक साथियों से भी कह रहा था कि इससे हमारी भी बहुत सारी गलतफहमियां जाती रही, क्योंकि ऐसा करने से वोट हासिल नहीं होता, वोट का नुकसान होता है। आजकल वोटर बड़ा अनुभवी हो गया। अगर आप एक व्यक्ति की नियुक्ति कर भी देते हैं तो 100 नाराज हो जाते हैं उम्मीदवार, वो कहते नहीं है लेकिन जवाब वो डिब्बे में जाकर के देते हैं। और ऐसा हुआ कि भाई साहब जहां जहां हम जाते रहे हमें युवा मिलने आते थे, इसका धन्यवाद करते। तो एक साइलेंट वोट बैंक, तो कहने का तात्पर्य ये कि एक इंसाफ पसंद, एक न्यायपूर्वक व्यवस्था कायम करने का प्रयास रहा है। इसके अतिरिक्त प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना था। 30 वर्ष के बाद सन 2018 में उसमें संशोधन किया गया। एक तो उसमें कुछ और सख्ती लाई गई, जैसे अभी भ्रष्टाचार की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, और साथ ही साथ
अधिकारियों के लिए भी कि जो रिश्वत देता है वो भी उतना ही अपराधी माना जाएगा जितना कि रिश्वत लेने वाला, क्योंकि उससे पहले कई बार ऐसा भी रहता कि कुछ एक हमारे अधिकारी अफसर कई बार बिना कारण किसी हैरेसमेंट का शिकार हो जाते, तो ये प्रावधान भी लाए गए। पेंशन रूल्स में तब्दीली की गई, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किए गए, क्योंकि ऐसा हुआ करता था, वो भी इन्हीं के विभाग का है, हमारे पुनीत यादव का, कि आपको अपने जिंदा होने का सर्टिफिकेट दिया जाता था। तो मैं ये कहने लगा कि साहब एक अस्पताल में मैंने कई साल काम किया है, चिकित्सा होने का डेथ सर्टिफिकेट तो बहुत लाजमी होता है, क्योंकि उसके बगैर मरने वाले का इंश्योरेंस नहीं मिलता। तो परिवार के लोग कहते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट साथ ही लेके चलना, फिर बार बार कौन आएगा, क्योंकि उनको अपनी गरज, अपना स्वार्थ होता है। लेकिन किसी को ये कहना कि तो अपने जिंदा होने का प्रमाण दे, ये कोई बहुत मानवीय बात नहीं है। लेकिन फिर ये विषय था कि अगर वहां पर कोई ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा। तो हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बायोमेट्री पर आरंभ की, और पिछले वर्ष जब ये अनुभव आया कि अब हिंदुस्तान में लाइफ स्पैन लंबे होने लगे, 80-75 वर्ष की आयु के बाद शायद बायोमेट्री भी उतनी विश्वसनीय नहीं रहती, तो आई थिंक वी वर द फर्स्ट इन द गवर्नमेंट सेक्टर टू इंट्रोड्यूस फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। हमने एक ऐप उपलब्ध करवा दी है, आप मोबाइल में अपना चेहरा देखें कैमरे में, और 40-50 सेकंड के भीतर आपका सर्टिफिकेट बैंक के पास पहुंच जाता है। और ये टेक्नोलॉजी पहले क्राइम वर्ड वाले ज्यादा इस्तेमाल करते थे, हमने इसको किसी सकारात्मक कार्य के लिए किया है। इसी प्रकार बेटियों की पेंशन के रूल को भी समाप्त कर दिया गया। पहले ये हुआ करता था कि अगर कोई तलाकशुदा बेटी है सेपरेटेड, तो जब तक वो कोर्ट से जजमेंट ना लाए ना होता था। आपने देखा होगा यहाँ 25-25 साल गुजर जाते हैं तलाक की जजमेंट को, तो हमने उसे समाप्त किया, और केवल अगर कोई बेटी अपना रिट दायर करती है और उसका प्रमाण लाती है तो वही हमारे लिए पर्याप्त है, वो अपने पिता या अपनी फैमिली पेंशन की हकदार हो जाती है। इसी प्रकार एक और नियम था जो किसी हद तक छत्तीसगढ़ में भी लागू होता है, लेकिन पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर इत्यादि क्षेत्रों में ज्यादा उसका औचित्य है, कि वहां कहा जाता था कि अगर कोई लापता हो जाए सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, तो 7 साल इंतजार करना, या तो उसका शव मिल जाए या वो वापस आ जाए, नहीं तो उसकी फैमिली को पेंशन नहीं मिलेगा। तो हमने कहा साहब वही तो वक्त है, और यहां पर कहीं किडनैपिंग होती है, तो हमने वो भी समाप्त किया। फिर एक और बड़ा दिलचस्प नियम शायद जो अंग्रेजों के वक्त से आ रहा था, कि 10 वर्ष की सर्विस देने से पहले किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी फैमिली को पेंशन नहीं मिलता, क्योंकि 10 साल न्यूनतम कार्यकाल होना चाहिए। तो हमने कहा साहब या तो उसको इतनी मोहलत दीजिए कि वो मरने से पहले उसको बता दिया जाए कि भाई अगर तू 10 साल से पहले मर रहा है तो तेरी फैमिली को पेंशन नहीं मिलेगा, थोड़ा रुक जा। अगर आप ये करने में असमर्थ है तो भला आपको क्या हक है। और जो 10 साल से पहले जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो यकीनन उसके परिवारजन भी कम अवस्था में होंगे, या उसके बाल बच्चे भी उसी आयु अवस्था में होंगे, तो उन्हें ज्यादा आवश्यकता होगी, तो हमने वो भी समाप्त किया। और इस तरह से अनेकों इस प्रकार के सुधार लाए गए। और जैसे अभी हमारे मुख्य सचिव भी कह रहे थे कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, और अगर उसके कोर में है 2 बातें, एक तो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता और दूसरा जवाबदेही। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए अब लगभग सारा कार्य ऑनलाइन हो गया है। भारत सरकार में 80-90% होने लगा। अभी हमने प्रदेशों की सरकारों को भी ऑनलाइन कनेक्ट करने का काम शुरू किया है। उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर लगभग उससे साथ जोड़ दिए गए हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि कोविड के दिनों में भी एक दिन भी विलंब या बाधा नहीं हुआ हमारे कामकाज में, कम से कम इस डीओपीटी विभाग में। और जब 50% होम टू रूल, वो रूल टू होम या वर्क फ्रॉम होम का नियम आया, तो 50% अधिकारी घरों से काम करते थे, और मैं उनसे फोन पर या वीडियो से बात करता था। तो एक अधिकारी ने घर से बैठे हुए कहा कि सर नया नियम ये होना चाहिए कि मिनिमम अटेंडेंस मैक्सिमम आउटपुट। बोले आजकल हम शनिवार और रविवार को भी काम कर लेते हैं,
क्योंकि जब समय मिलता है या लगता है कि बचा हुआ, तो पहले तो पाबंदी थी कि 10 से 5 में करना और उसी बीच में बच्चे की फीस भी जाके देनी, घर के लिए सब्जी भाजी भी लानी, क्योंकि सरकारी समय में ही सारा काम करना है, वरना कहां से करना है। तो अब हमें समय की आजादी है, हम ज्यादा काम लगे करने। लेकिन वो करिश्मा भी ऑनलाइन, और उस समय किसी को मालूम नहीं था, मोदी जी को भी मालूम नहीं था कि कोविड होने वाला है, लेकिन उनकी दूरंदेशी का परिणाम है कि पहले से ही ऑनलाइन हो गया था। उससे पारदर्शिता भी आई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात आई। हमारा स्वामित्व कार्यक्रम एक ऐसा है जिसका उदाहरण विश्व में दिया जाता है, फॉर मैपिंग ऑफ फार्म्स, मैपिंग ऑफ लैंड्स, यानी नागरिक अपने प्रशासन का, अपने सुशासन का या स्वयं जिम्मेवार होगा और स्वयं हकदार होगा, उसे किसी रेवेन्यू के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। उससे ये हुआ कि पटवारी बेचारे बेरोजगार हो गए। इसी प्रकार बड़े सारे रोल मॉडल कार्यक्रम इस सुशासनिक सुधारों के परिणाम स्वरूप हुए हैं। और दूसरा जो ग्रीवेंस का है, एक ये नया प्रयोग हुआ है सीपी ग्राम्स का, और अब हमने प्रदेशों को भी उसके साथ जोड़ना प्रारंभ कर दिया है। और उसका नतीजा यह है कि 90, 95, कई बार 97% हर सप्ताह हमारा डिस्पोजल रहता है समयबद्ध तरीके से। पहले 31 दिन, 30 दिन लग जाया करते थे, घटते घटते एवरेज 13 दिन हो गया है, और अब आने वाले समय मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के भीतर, यानी वो ऑनलाइन दायर करते हैं और वो संबंधित विभाग में चला जाता है और वहां से उसका जवाब आता है। लेकिन उसमें भी हम निरंतर हम उसी पर तसल्ली करके नहीं रुक रहे, उस पर भी हम निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमने एक और उसमें एक लेवल जोड़ दिया कि जो एआई ड्रिवन हुआ करता था, तो मैंने सचिव महोदय से कहा कि लोगों का निवारण तो हो गया शिकायत का, लेकिन खुश होकर कोई नहीं गया। वो खुश इसलिए होता था कि उसको लगता था कि मैंने शिकायत की है कि मुझे मुख्य सचिव क्यों नहीं बनाया, तो वहां से जवाब आ जाता है कि मुख्य सचिव होने के लिए ऐसे 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 गुण चाहिए। वो अमिताभ जैन में है, वो बन गए, तुम्हारी जब बारी आएगी तो विश्राम करो। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं दायर करूंगा तो वो कुर्सी से हट जाएंगे, मैं बन जाऊंगा, क्योंकि मानसिकता ऐसी होती है। तो हमने पिछले वर्ष एआई के अंदर एक ह्यूमन इंटरवेंशन ऐड कर दिया। डिस्पोजल के पश्चात एक व्यक्तिगत तौर से शिकायतकर्ता से बात करता है और उसे समझाने का प्रयास करता है, काउंसलिंग करता है, या और क्या विकल्प हो सकते हैं वो समझाता है। कहने का तात्पर्य ये कि हम हर प्रशासनिक सुधार के बाद उस सुधार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए भी प्रयासरत रह रहे हैं। और बड़ी हाल ही में जो हमारा मिशन कर्मयोगी रहा है, जिसका मूल मंत्र है शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल, क्योंकि अभी सिविल सर्वेंट के लिए, आईएएस वाले के लिए, अफसरों के लिए मजबूरी रहती है कि अगर आप मुझे हेल्थ सेक्रेटरी बना दें तो मुझे सरकार का इकबाल कायम करना है, डॉक्टरों पर मुझे गवर्नेंस करनी है, तो दिल करता है कि मैं ऐसा नुस्खा प्रिस्क्रिप्शन लिखूं जो डॉक्टरों से भी बेहतर हो, और लिखने भी लग जाते हैं कई और दूसरे दिन एग्रीकल्चर सेक्टर बनता हूं तो फिर मैं ऐसे बात करता हूं कि मैं किसान से ज्यादा किसानी जानता हूं। लेकिन ये जो अब मॉड्यूल तैयार किया है, ये वाकई आपको उसके लिए आत्मविश्वास देगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ऑनलाइन मॉड्यूल 24 घंटे मौजूद, आप अपने आप को नए दायित्व के लिए, नई पोस्टिंग के लिए, नए चार्ज के लिए तैयार कर सकेंगे। और अब हमने उसको बढ़ करके मिशन कर्मयोगी प्रारंभ भी कर दिया। जो नया कर्मचारी आता है सेवाओं में दाखिल होते ही उसको उस सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और साथ ही साथ एक नेशनल लर्निंग वीक अभी हाल ही में मनाएगा, 4 दिन पहले ही उसका समापन हुआ। सभी मंत्रालयों का आपस में समन्वय हो, वन गवर्नमेंट होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट, तो सभी मंत्रालय, सभी विभाग मिल करके एक साथ सीखे, एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे को सिखाए। कैपेसिटी बिल्डिंग का एक निरंतर क्रम जारी रहे, उसका स्वभाव अपने अंदर पैदा करने हेतु ये प्रयोग किया गया। और अब हम इसी विभाग में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के विभाग में, एक और काम लिया है कि मिशन विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने का, कि 2047 हम कहते तो है विकसित भारत, लेकिन उस समय भारत की तस्वीर क्या होगी, चेहरा क्या होगा, उसके तकाजे क्या होंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ये कल्पना करना इतना आसान नहीं। हम 2047 को देख रहे हैं 2024 के चश्मे से। लेकिन मैं उस दिन आईएएस अधिकारियों के बीच में भी कह रहा था कि सबसे पहले आपको अपने आप से प्रश्न ये करना होगा
कि व्हाट वुड बी माई रोल इन 2047 और वेदर एट ऑल देयर वुड बी माई रोल। जैसे स्वामित्व कार्यक्रम आया है तो सारे अधिकारी बाहर, खुद ही जाके अपना खेत का नक्शा बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो धीरे धीरे इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उसके हम इंडेसेस तैयार कर रहे हैं। उस इंडेसेस के आधार पर विजन 2047 का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और उसमें अधिकतर हमारा फोकस रहेगा जो युवा अवस्था में है हमारे अधिकारी, जिनको परमात्मा ने वरदान दिया है कि सन 2047 में वो उच्च पदों पे हों। कोई सचिव होगा, कोई मुख्य सचिव, कोई कलेक्टर होगा और वो शताब्दी भारत का जो तिरंगा झंडा आप लहराएंगे 15 अगस्त को, वो भी श्रेय उन्हीं को परमात्मा ने दिया है। तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किस प्रकार से हो, और उसके लिए हम भिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय भी कर रहे हैं और आने वाले समय में उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी हमारा एक निरंतर क्रम जारी रहेगा। आज हमारे सचिव आ नहीं पाए, आने वाले समय में एक बार पुनः उनका मुख्य सचिव से और राहुल जी के साथ बैठना होगा और हम एक निरंतर चलने वाला एक टाइम टेबल बनाएंगे, ताकि ये जो हमारा सिलसिला है केवल औपचारिक इस समारोह तक सीमित ना रहे। ये समारोह एक मील पत्थर लैंडमार्क के तौर पर है, लेकिन हमारा प्रोसेस जारी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। आपने समय भी दिया, सहयोग भी दिया, समर्थन भी दिया।